हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो पेपर 6 तक अपन सॉल्यूशन कर चुके थे। अभी अपना 7th नंबर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें इसको। तो इसमें भाई यहाँ आपको एल्किल हैलाइड दे रखा है और उसकी KCN से रिएक्शन हो रही है और फिर बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो तुम जानते हो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी भाई? ये प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन में क्या होगा? इस क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा भाई? साइनाइड आ जाएगा। इसका मतलब C6H5 और CS2Cl ये बन जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई इसमें। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो इनमें से कौन किस किस के साथ में अभिक्रिया कर सकता है? तो तुम जानते हो एल्डिहाइड के साथ तो या कीटोन के साथ तो अपन ने इसकी अभिक्रियाएं कई करवाई हैं। जैसे एल्डिहाइड के साथ करवाएं तो तुम जानते हो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। ऐसे ही साइनाइड के साथ भी रिएक्शन होती है। याद करो गिरगनार्ड अभिकर्मक की कीटोन बनाने की अभिक्रिया जो है उसके अंदर आप RCN को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको और इसको यूज कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन है, तो फिर ये तो साथ में होना ही है। कौन सा आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में देखो जो लैंग्वेज है उसी के अंदर इसकी पूरी कहानी छुपी हुई है। ये कह रहा है यहाँ जलीय विलयन, तो इसका मतलब यहाँ H2O लिया हुआ है और क्या कह रहा है कि गर्म करना है। तो गर्म करो। अब देखो क्या होगा, N2 यहां से बाहर चला जाएगा, N2 यहां से बाहर चला जाएगा और Cl और H जो है ये मिलकर के HCl बना देंगे, ठीक है। और ये जो OH ग्रुप है वो कहां आ जाएगा भाई? बेंजीन के ऊपर। तो यहां बन जाएगा फिनोल। सी ऑप्शन में है ये। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त करने के लिए RMGX की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? तो भाई तुम जानते हो सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। अब यहां पर CO2 और H2O, इससे तो कुछ होना ही नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, इसकी RMGX के साथ अभिक्रिया होगी, तो भाई इससे तो बनने वाला है 1 डिग्री अल्कोहल। फिर बचा कौन? सिर्फ ये एल्डिहाइड ही बचा हुआ है, क्योंकि इसमें पहले से कार्बन है, एक और कार्बन आ जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा ये। तो द्वितीयक अल्कोहल बनाने के लिए इसको काम में लोगे। यहाँ ये थोड़ा सा CS2 लिखा हुआ है, इसको CS3 कर सकते हैं, यानी एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड किसकी तरह प्रयुक्त होता है? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। पेस्टिसाइड या कीटनाशक की तरह यूज करते हैं इसको। CS3COCS3 का IUPAC नाम क्या होगा? तो भाई इसका कॉमन नेम तो होता है एसीटोन। अब इसको बना लो, देखो यहां पे 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बोलोगे, प्रोपेन इसमें है ही। और कीटोन जो है, कीटोन इसमें सेकंड नंबर कार्बन पर है, तो ये हो गया 2 प्रोपेनोन। चलो नेक्स्ट है टोलुइन का क्रोमिल क्लोराइड। देखो इटार्ड अभिक्रिया के बारे में यहां पूछा हुआ है। ये टोलुइन ले रखा है अपन ने और इसमें क्रोमिल क्लोराइड डाल रखा है, तो होगा क्या? यहां पर पहले क्रोमियम का संकुल बनता है भाई, OCRO HCl22, और फिर आगे वो किस में बदलता है? बेंजल्डिहाइड में। और इस रिएक्शन का नाम क्या है भाई? इटार्ड रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखें, फिनोल किससे कम अम्लीय है? तो तुम जानते हो एसिडिक अम्ल तो खुद ही एक अम्ल ही है, तो वो हमेशा से सबसे ज्यादा एसिडिक तो होगा ही। और इस पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? -I। और तुम जानते हो -I जो है वो एसिडिटी को क्या करता है भाई? बढ़ाता है। और +I एसिडिटी को क्या करता है?
कम करता है। तो फिनोल से ज्यादा इसकी भी एसिडिटी है और एसिटिक एसिड की भी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलो, कार्बन आयन के स्थायित्व का क्रम पूछ रखा है, तो तुम ये जानते ही हो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में कौन सा आता है, 0 डिग्री। तो ये देखो 0 डिग्री इनमें आ रखा है, इनमें 0 डिग्री है, ऊपर वाले में है नहीं। अब अपने को 3 डिग्री सबसे आगे रखना है, तो 3 डिग्री देखो इन दोनों में है, तो ये नहीं होगा अपना, ये भी नहीं होगा। अब इनके अंदर देखो, इसके बाद में आइसोप्रोपिल मतलब 2 डिग्री वाला है, यहां सीधा 1 डिग्री आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, फिनोल, पैरामेथिल फिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रो मेटानाइट्रोफिनोल, पैरामेथिल फिनोल, फिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, इनके लिए एसिडिटी का क्रम पूछ रहे हैं। तो देखो सबको बना लो एक साथ, ये फिनोल है, यहां है पैरामेथिल फिनोल, ये हो गया मेटानाइट्रोफिनोल, और ये हो गया भाई पैरानाइट्रोफिनोल। अब इसमें एसिडिटी का क्रम पूछ रहे हैं, तो तुम जानते ही हो, अभी पिछले क्वेश्चन में देखो अपन ने देखा है, माइनस आई तो एसिडिटी को बढ़ाएगा और प्लस आई घटाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले तो ये सारे माइनस आई वाले हैं, इसमें CH3 है, ये प्लस आई वाला है, तो ये तो कंफर्म हो गया, इसमें प्लस आई आते ही ये सबसे कम हो जाएगा एसिडिटी में। तो इसमें बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहे हैं, यानी कि ये वाला क्रम पूछ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर प्लस आई वाला, क्योंकि इसकी एसिडिटी सबसे कम है। तो आप देख लो, इसमें एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है, तो ये तो ऑटोमेटिक हट गए यहां से। अब इनमें आगे देखना है अपने को, इस प्लस आई वाले के बाद में जाहिर सी बात है ये फिनोल आएगा, क्योंकि इन सब में माइनस आई है, तो ये ऑलरेडी ज्यादा वाले में आएंगे। इसके बाद में फिनोल आना चाहिए, तो देखो सिर्फ इस ऑप्शन में है, इसके अंदर आगे फिर इसने मेटानाइट्रोफिनोल डाल दिया, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें माइनस आई वाला ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, NO2 बहुत हाई फाई माइनस आई वाला होता है, तो इस वजह से उसकी एसिडिटी फिनोल से कम नहीं हो सकती। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा कौन सा, सॉरी, इसके बाद में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे मेटानाइट्रोफिनोल दे रखा है। ये वाला हो जाएगा पैरामेथिल फिनोल, फिर उसके बाद में आ गया फिनोल का नंबर, और फिर आ जाएगा मेटानाइट्रो और पैरानाइट्रो। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम का कॉन्सेप्ट जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि अनुनाद के आधार पर या रेजोनेंस के आधार पर एसिडिटी कैसे होती है, तो उसमें अपन ये देख चुके हैं, मेटा पर सिर्फ माइनस आई रहता है, जबकि पैरा पर माइनस आई भी होता है और साथ साथ में क्या होता है भाई, माइनस आर भी होता है। तो इसकी तो एसिडिटी इससे ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होनी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, राइमर टिमान अभिक्रिया, ये अपन ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहां ये कार्बीन है भाई, और ये हो जाएगा इसमें आंसर। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो भाई जिसमें माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो ये दोनों फ्लोरीन के हैं और ये क्लोरीन के हैं, तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन वाले तो ज्यादा ही होने हैं, तो ये तो वैसे ही गए। अब इनमें देखो, इसमें सिर्फ एक फ्लोरीन है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो इसमें कौन सा फैक्टर लग जाएगा, डिस्टेंस नंबर पावर का। नंबर यहां ज्यादा है फ्लोरीन के, तो इसकी एसिडिटी अपने आप ज्यादा होनी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर से है, अब ये पीके ए के हिसाब से बताना है,
तो तुम जानते हो pKa जो है वो तो एसिडिटी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्स होता है। तो जिसका pKa सबसे कम होगा वही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो देखो इसका pKa सबसे कम है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो CH3COOH और इसमें क्लोरीन है और फिर अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन आ गया है। तो बताओ कौन सी अभिक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पिछले साल भी पूछी हुई है। देखो अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ रहा है, मतलब कौन सी है भाई ये, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट, कम ताप पर फिनोल की कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है। तो ये तुम जानते हो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन होती है। CH2 लेते हैं और साथ में Br2 लेते हैं और उससे ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनते हैं अपने। ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट जो है अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन में ही है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर पर ल्यूकस अभिकर्मक से कौन क्रिया नहीं करता है। तो देखो अपन ने क्लासों में ये बात की है कि आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसके रिएक्शन 40 से 45 मिनट में होती है, या ऑन एवरेज 30 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो इतना अगर टाइम पीरियड लगेगा तो उस अभिक्रिया में लगभग नेग्लिजिबल या नगण्य मात्रा में ही क्या बनेगा, अल्कोहल बढ़ो, एल्किल हैलाइड बनेगा। इसलिए अपन ने ये कहा भी है कि कुछ किताबों के अनुसार 1 डिग्री अल्कोहल लूकस टेस्ट देता भी नहीं है, और अगर देता है तो नेग्लिजिबल नगण्य मात्रा में देता है। तो उस अकॉर्डिंग देखो इस सवाल को, भाई सेकेंडरी तो 3 से 4 मिनट में दे देगा, तो ये तो शानदार है, और ये इंस्टेंट दे देगा, ये और भी बढ़िया है। फिर बचा कौन सा, प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लूकस टेस्ट किसके अंदर विभेदन या डिफरेंशिएशन करता है। तो तुम जानते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में करता है। चलो तो पॉलीसैकेराइड, देखो स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज भी है, ग्लाइकोजन भी है, तो सारे। डी ब्लॉक के तत्वों में क्या ट्रू स्टेटमेंट है, सारे धातु होते हैं भाई, मेटल होते हैं, ठीक बात है। परिवर्तन संयोजकता, या मैं कह दूं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यह भी सही बात है। संकुल कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और इनके अंदर कलर्ड कंपाउंड भी, रंगीन यौगिक भी होते हैं, तो सारी सही बातें हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्लानर है। तो ये जीओसी का एक क्वेश्चन है। डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो सीधा, जीनोन में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 होते हैं, तो 7 चौक 28, 28 और 8 जोड़े तो कितने आ गए भाई, 36। 36 में 8 का भाग देंगे, 4 बार गया 32, यहाँ 4 शेषफल, इसमें 2 का भाग दोगे तो 4 + 2। और बताओ 4 + 2 को अपन कौन सी ज्यामिति कहते हैं भाई, स्क्वायर प्लानर। तो आपका XCF4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो अपना जीओसी पढ़ा हुआ है भाई, उसमें ये आता है अपना। ठीक है ना, अब ये है एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कर रखा है विल्किंसन रीएजेंट के द्वारा, उसमें कौन सी धातु या केंद्रीय धातु या सेंट्रल मेटल होती है। तो तुम जानते हो RH, PPS3Cl, इस तरीके से होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। तो कौन सा मेटल है भाई इसके अंदर, रोडियम। तो ये हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो रोडियम मेटल जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। तो देख लो भाई ध्यान से, ये H2O यहां सारे ब्रैकेट के अंदर है और यहां एक बाहर आ गया, मतलब H2O का यहां पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, और एक्सचेंज होते ही कौन सी समावयवता बोल दोगे यहाँ पे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलो नेक्स्ट, TiS2O6 3 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय, वजह पूछी जा रही है कि क्यों है भाई। तो क्यों हो सकता है, देखो टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, X मान लो, H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, ब्रैकेट के बाहर जो चार्ज है वो दूसरी तरफ आएगा, तो X बराबर कितना आ गया,
+3। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 3d2 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसमें से? 3 इलेक्ट्रॉन। 2 तो ये निकल जाएंगे और 1 इसमें से निकल जाएगा, बच गया 3d1, यानी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बस यही इसके पैरामैग्नेट होने का कारण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नॉन रिड्यूसिंग शुगर या अनअपचाई शर्करा कौन सी होती है भाई इसमें से? गन्ने की शर्करा बोल सकते हैं इसको, या इक्सो शर्करा बोल सकते हैं, केन शुगर बोल सकते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा, या फिर इसका नाम क्या है? सुक्रोज, या फिर प्रतीप शर्करा, या इनवर्ट शुगर, ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट। सेलुलोज किसका पॉलीमर है भाई? तो सेलुलोज तुम जानते हो ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, अब कौन सा ग्लूकोज? तो बीटा डी ग्लूकोज होता है। यहां सिर्फ ग्लूकोज दे रखा है, इसको पूरा लिखे तो ये भी लिख सकते हैं भाई, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी की कंसंट्रेशन अगर डबल कर दी तो रेट हो गई देखो 8 गुना। 0.3 से कितना चला गया? 2.4, मतलब 3 अंट है 24। ठीक है ना, 8 गुना बढ़ गई। 8 गुना बढ़ने का मतलब टोटल रिएक्शन का ऑर्डर कितना होना चाहिए? 3। ठीक है, थर्ड ऑर्डर की होनी चाहिए। अब ये पूछना चाह रहा है कि ए और बी के लिए इंडिविजुअल कितना होगा, वो देख लेते हैं। देखो, जब अकेले ए की सांद्रता जो सिर्फ ए दे रखा है उसको डबल करें तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो दर रेट जो है वो 0.3 से कितनी हो जाती है? 0.6। मतलब ए को डबल किया तो रेट भी क्या हो गई? डबल हो गई। तो अगर सेम रेशो चलता है तो कौन सी ऑर्डर होती है? फर्स्ट ऑर्डर होती है। यानी ए के रेस्पेक्ट में ए के लिए इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो बाकी बी कितना बच जाएगा फिर? सेकंड ऑर्डर। अब देख लेते हैं। ए के लिए ऑर्डर 2 है, नहीं गलत बात है। बी के लिए 1 है, ये भी गलत बात है। ये सही है, बी के लिए कितना है? 2 है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अधिकांश अभिक्रियाएं, मोस्ट ऑफ रिएक्शन, उनके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो ये फॉर्मूला पूछा जा रहा है बेसिकली यहां पर। और इसकी वैल्यू अपन एनसीईआरटी से जानते हैं, या तो 2 रखते हैं या 3 रखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर किसको लेते हैं भाई? 2 को लेते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें देख लो, ऑप्शन 2 और 3 के क्या होता है? बीच में होता है। ये लो, हाँ भाई, T99.9 दे रखा है, 60 मिनट या 60 मिनट। और पूछा जा रहा है T ½ तो ये अपन पढ़ चुके हैं। T99.9 कितने T½ के बराबर होता है भाई? 10 T½ के। T99 कितना दे रखा है? 10। 60 दे रखा है। T½ यहां से निकालेंगे, 10 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये काटने पर कितना आ जाएगा भाई? 6। तो ये कितना आ गया यहां से? 6 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ये गैसियस रिएक्शन का, जो गैसीय फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया होती है उसका समीकरण पूछ रखा है डायरेक्ट। तो तुम जानते ही हो, K = 2.303 अपॉन T log P0 अपॉन 2P0 माइनस Pt। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि इस पे सवाल बहुत हार्ड बनते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूला यहां पर पूछा जा सकता है, क्योंकि फॉर्मूला भी शानदार है, इसका पूछने लायक है। तो ये क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। कोई आइडियल सॉल्यूशन है, उससे पॉजिटिव डेविएशन वो शो कर रहा है। अब तुम इसको, थोड़ी सी घूमी हुई लैंग्वेज है, इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। आप कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट के नियम को क्या करे? फॉलो करे। मतलब यूं समझ लो, आइडियल सॉल्यूशन और राउल्ट का लॉ एक ही चीज है। तो ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है यहां पर? राउल्ट के नियम से या राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन या सकारात्मक विचलन कौन शो करेगा?
वो देखते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए भाई यहाँ एच जीरो नहीं है, कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। वी भी क्या आना चाहिए भाई, पॉजिटिव आना चाहिए। और ए और बी की जो इंटरेक्शन है, इनका बीच का जो आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स है, वो कम रहना चाहिए किससे, ए से या फिर बी और बी से। अब ये कौन से ऑप्शन में है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ए बी से क्या है, ज्यादा है, यही अपन यहां पर कहना चाह रहे हैं। तो अपना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन के लिए, अब देखो मैंने यहां पर इसको समाधान लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि तुम्हारे पेपर की लैंग्वेज ऐसी है भाई, वो गूगल ट्रांसलेटेड होती है, तो उसमें सॉल्यूशन को विलयन ना करके समाधान कर दिया जाता है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी भी अगर पहले से तैयार करके जाओगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या सही है भाई, डेल्टा जी जीरो नहीं होता, डेल्टा एस भी जीरो नहीं होता, डेल्टा एच जीरो होता है। येलो, चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। तो भाई दो सेल अपन ने पढ़े हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल कैटेगरी होती है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटन सेल। तो देखो ये दे रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटन सेल, तो वो और ये दोनों आपस में मैच नहीं कर सकते, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल के लिए क्या ट्रू स्टेटमेंट है, चलो देखते हैं। इसमें है भाई, प्राथमिक सेल का एक एग्जांपल निकल कैडमियम सेल है, भाई ये तो नहीं हो सकता, सेकेंडरी होता है वो तो। इसे रिचार्ज किया जा सकता है, नहीं, प्राथमिक बैटरी तो एक बार यूज में ले ली फिर रिचार्ज नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को उल्टा किया जा सकता है, हाँ ये हो सकता है, अधिवोल्टता या ओवर वोल्टेज आ जाए तो कोई भी प्रोसेस इसके अंदर उल्टी हो सकती है, ठीक है ना भाई। और मरकरी सेल भी ठीक है, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, ए और सी, ठीक है ना, ये भी इसका करेक्ट है और ये भी करेक्ट, ठीक है। तो ये अपने पेपर का जो है सॉल्यूशन हो गया है। अब 8वां पेपर आपको देना है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, धन्यवाद।